हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता और आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को मैक्सिमम 7 to 8 वीडियोस में पूरा कवर कर लें। हर लेक्चर में हम एक एक टॉपिक को थॉरली डिस्कस करेंगे। हम उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो गए, उससे बेस्ड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, सारे कुछ हम उस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट का पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो आपकी यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और जो चैप्टर 2 होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होगा। तो ये दोनों ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आते हैं। ये हमारी यूनिट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टॉपिक हम इस चैप्टर के हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 1 के हैं। ठीक है, इन हर एक टॉपिक को हम एक एक लेक्चर में, जो कि मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स का लेक्चर होगा एक, उसमें हम कवर करेंगे। उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उन पे बेस्ड हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सारा कुछ कवर करते हुए हम हर लेक्चर में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक अगर हम बात करें तो हर पर्सन या हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक मास होता है, वजन होता है, जो हमेशा उस पर्सन के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ बना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम उस मास को, अपने वजन को अलग करके रख सकते हैं। हमें उस वजन को हमेशा साथ में कैरी करके चलना होता है, हमेशा हम उसे लेके चलते हैं साथ। ठीक है, वो हमारे अंदर है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे अंदर होती हैं जो हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं, हम उनको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर मैं लिखूं इसको यहां पर, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम हमारे साथ हमेशा बनी है, हमारे अंदर हमसे जुड़ी रहेंगी, हम उसको अलग करके नहीं रख सकते। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और ये जो मास, जो हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम पर एक फोर्स लगता है, हम एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर ऑब्जेक्ट जिसके भी पास मास है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से जिसके पास भी मास है, और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, उसकी वजह से ये फोर्स उस पर लग रहा है, या इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। तो अब बात करते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स की। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास मास हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास मास तो होता ही है, साथ में साथ उनके साथ एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन है, उनके पास मास के साथ साथ एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो होती है चार्जेस। और इन्हीं चार्जेस की वजह से वो एक दूसरे के पर फोर्स लगाते भी हैं और एक दूसरे की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, वो फोर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं, साथ ही साथ वो दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स पर फोर्स लगाते भी हैं। तो अगर हम चार्ज के बारे में देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास चार्जेस होंगे उन ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स लगेगा, या एक वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगाएंगे उन चार्जेस की वजह से। तो चार्ज एक बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, साथ ही साथ वो फोर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे अगर ग्रेविटेशन की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि हम पर अर्थ फोर्स लगा रहा है, सिर्फ अर्थ हम पर फोर्स लगा रहा है, हम भी अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स अर्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा, लेकिन अर्थ जो हम पर फोर्स लगा रहा है वो उतना ज्यादा पावरफुल है हमारे लिए कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए चले जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पर अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से जो भी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते भी हैं और फोर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, वो चार्ज की वजह से। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, वो लग रहा है चार्ज की वजह से। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते भी हैं और साथ ही साथ वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस भी करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, अगर आप मास देखें तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है मास की। तो चार्ज भी क्या है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। बात करते हैं चार्ज की यूनिट की, तो जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो कूलम, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है। इसको रिप्रेजेंट कैपिटल सी से करते हैं, जैसे मास की जो एसआई यूनिट है वो केजी है, किलोग्राम है, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अब हम बात करते हैं अब हम लोग का जो मास है, हर पर्सन का मास अलग अलग है, हर व्यक्ति का जो वजन है वो अलग अलग है। किसी का 60 केजी होगा, किसी का 70 केजी होगा, किसी का 80 केजी होगा, किसी का 40 केजी ही होगा। सबका क्या है, मास अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चार्जेस की, यानी हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे प्रेजेंट चार्जेस की, तो हर इलेक्ट्रॉन पर, हर एक एक इलेक्ट्रॉन पर या हर एक एक प्रोटॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो इक्वल होता है, वो चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का नेचर है वो निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं वन प्रोटॉन की, अगर हम बात करते हैं एक प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम है, बस नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे दो टाइप ऑफ चार्जेस की, जो कि है पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन पर प्रेजेंट होता है, वहीं जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है। सिर्फ दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक फिगर बनाया गया है जहां पर आप देख सकते हैं ये एक रबर रॉड है, रबर जैसी रॉड है। ठीक है, ये जो रॉड है, इस रॉड पे निगेटिव चार्ज है और ये दूसरी रॉड भी रबड़ की है और इस पर भी निगेटिव चार्ज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों पर एक रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल करने की वजह से ये रबड़ जो है इस तरफ जाएगा, इस तरफ की तरफ वो बैक साइड जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर एक ग्लास रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, ये एक रबड़ रॉड है जो एक निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों पर अपोजिट चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फील होगा। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब जो जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव एंड निगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं अपनी। यहां पर आप देखिए, जो यहां पर हमारा अभी लास्ट में हमने देखा था, दो तरह के चार्ज होते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहां वो चीज आप इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं दो निगेटिव चार्जेस की या दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज की, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर
जो चार्जेस है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पॉसिबल है। ऐसे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है, रिपल्शन जैसा कोई फोर्स नहीं होता ग्रेविटेशन के केस में। लेकिन अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का भी फोर्स लगता है और साथ ही साथ रिपल्शन का भी फोर्स लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए क्या होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, हम समझते हैं इस चीज को। देखिए जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरा निगेटिव। मेरी बात ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरा निगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करें और दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिवली चार्ज हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करें तो दोनों ही पॉजिटिवली या दोनों ही निगेटिवली चार्ज हो जाए। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहां पर थोड़ा सा अलग है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म का यूज किया गया है, यहां इस इलेक्ट्रिसिटी टर्म का मतलब थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है यहां पर कि चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब कर रहे हैं और उसकी वजह से हम दोनों पे जो चार्ज आ रहा है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में चार्जेस का ट्रांसफर होता है। उनके बीच में चार्जेस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और चार्जेस की ट्रांसफर्स की वजह से क्या होता है, दोनों ही या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस को ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर क्या है, यहां पर डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ग्लास रॉड है। ये हमारा कौन सा रॉड है, ये हमारा ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, जब हमने सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को क्या किया, रब किया, तो रब करने से क्या हुआ, ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिल्क क्लॉथ में चले गए। ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसमें चले गए, ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ में। तो जब देखो कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज कब होता है, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज तब होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो सिल्क क्लॉथ है उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ग्लास रॉड से। तो क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, गेन किया, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से चार्जेस का ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहां पर है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब यही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रब करने की वजह से होता है तो इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो तो एक तरीका हो गया, एक तरीका हमने चार्जिंग का देखा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया तो उनमें चार्ज इंड्यूस हो गया, उसको हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह दिया। अब यहां पर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है। एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज बॉडीज, ये दोनों बॉडीज पहले अनचार्ज थी, ये दोनों बॉडीज क्या थी, अनचार्ज थी। देखो कोई बॉडी अनचार्ज या विदाउट चार्ज कब होती है, जब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अनचार्ज तब कहलाता है, या अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि दोनों बॉडीज, जो बॉडी है उस पर जो दोनों टाइप ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो इक्वल अमाउंट में,
दोनों चार्जेस जब बराबर अमाउंट में होते हैं तो उस केस में बॉडी क्या हो जाती है, अनचार्ज हो जाती है। तो जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी के पास लाने से क्या होता है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से एक एंड पर एक चार्ज और दूसरे एंड पर दूसरा चार्ज क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज था। अब हमें पता है जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर जितना भी निगेटिव चार्ज होगा वो इस वाले एंड में, जहां पर आप चार्ज ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं उसके क्लोजर एंड पर वो वाला चार्ज जो कि अपोजिट नेचर का है वो आ जाएगा, वो आके कलेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स पर उसको रिपेल करेगा और फार्दर एंड भेज देगा, दूसरी तरफ भेज देगा, जैसे इधर भेज दिया है। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो चार्ज होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग एंड पर सिचुएट हो जाते हैं। तो एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक साइड नेगेटिवली चार्ज आती है। आप यहां देख सकते हैं ये दो स्फीयर हमने लिए ए एंड बी, यहां पर दोनों ही अनचार्ज थे। इसके बाद हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए इसके पास, जिसकी वजह से जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो स्फीयर ए के एक एंड पे आके सिचुएट हो गए और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे ए और बी के वो सारे बी के फर्दर एंड पर चले गए, बी के दूसरे वाले साइड चले गए। जिससे क्या हुआ, जिससे दोनों स्फीयर चार्ज हो गए, एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये जो चार्जिंग आपने करी है, दोनों स्फीयर को जो आपने चार्ज किया है, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट near an uncharged body, there is a temporary electrification of uncharged body as opposite charges appear at its closer end of the charge object and the similar charges appear at its further end। मतलब अगर आप किसी चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले आएंगे तो जो चार्जेस होंगे अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स के, वो दोनों चार्जेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों अलग अलग एंड पर क्या होंगे, सिचुएटेड हो जाएंगे। जो अपोजिट चार्ज होगा वो क्लोजर एंड आ जाएगा चार्ज बॉडी के, और जो सिमिलर चार्ज होगा वो फर्दर एंड पर चला जाएगा, जिस वजह से स्फीयर के दोनों एंड्स क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा चार्जेस की बेसिकली तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है हमारी चार्जेस की, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होती है तीनों प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये सपोज दैट, ठीक है, यहां पर -2 कूलम का चार्ज है, यहां पर +3 कूलम का चार्ज है, यहां पर +5 कूलम का चार्ज है, यहां पर -9 कूलम का चार्ज है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सारे चार्जेस का सम कर देंगे, -2 कूलम +5 कूलम +3 कूलम +-9 कूलम। हम क्या करेंगे, हम सारे चार्जेस का सम कर देंगे। सारे चार्जेस का जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -3 कूलम। तो ये जो -3 कूलम ये बॉडी का नेट चार्ज है। तो अगर हम बोलेंगे कि इस बॉडी पे कितना चार्ज है, या अगर ये कोई सिस्टम होता, हम पूछते सिस्टम के पास कितना चार्ज है, तो हम बोलते -3 कूलम का। आ रही बात समझ, इस सिस्टम का चार्ज कितना होगा वो डिपेंड करेगा इस सिस्टम में प्रेजेंट सारे चार्जेस कितने, उनका नेट, जो भी टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा पूरे सिस्टम या पूरे ऑब्जेक्ट पर, उसका जो नेट होगा, नेट रिजल्ट होगा, वही हमारा क्या होगा, उस बॉडी का या उस सिस्टम का चार्ज होगा। यही हमें एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है। क्या लिखा है, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इन सबका क्या है, एल्जेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा, उस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। यही हमें एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से पता चलता है। हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ अब बढ़ते हैं। तो यहां पर है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, समझना बहुत आसान है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूं, उसमें क्या हो सकता है, उसमें 30 बच्चे पढ़ सकते हैं, 40 पढ़ सकते हैं, 50 पढ़ सकते हैं, 80 पढ़ सकते हैं।
लेकिन क्या कभी पॉसिबल है कि 30.5 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 50.5 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? ये हाफ का कोई चक्कर नहीं होता, या तो 30 होगा या तो 31 होगा, 30.5 स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते। आ रही बात समझ? क्योंकि एक पर्सन ऐसा होल होता है, उसमें हाफ 1/4 वाली कोई चीज नहीं होती। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के साथ भी या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, या तो 2 होगा, या तो 10 होंगे, या 10,000 होंगे। 11.5 इलेक्ट्रॉन लेके कोई बॉडी नहीं चलती, या कोई बॉडी 11.5 इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करती, या तो 11 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी या तो वो 12 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगी। तो यहां पर क्वांटाइजेशन हमें यही बताता है कि जो नेट चार्ज होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। जो नेट चार्ज होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है, नेट चार्ज होता है किसी बॉडी का वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक चार्ज यानी ई का। बेसिक चार्ज मतलब वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर प्रेजेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट है तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे? तो आप क्या करोगे, 10 × 1.6 -1.6 × 10⁻⁻19 से इंटू कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है 100 का, आप निकाल लीजिए। आप क्या करिए, उसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये n, ये क्या है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है e बेसिक चार्ज। तो जो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है, हमें 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी का, हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और उसका मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक चार्ज कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। और ये जो n होगा, ये n हमेशा क्या होगा, ये n हमेशा इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। यही हमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझाता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब कि जो हमारा चार्ज होगा, जो हमारा Q होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो हमारा चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि ये n बताता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन, ये n हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट या उस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन हैं। तो n या तो पॉजिटिव होगा अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, या तो निगेटिव होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये n सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, ये और कोई, जैसे ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये डेसिमल वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो होल नंबर के फॉर्म में होंगे, या तो वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4.5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये n क्या होगा, ये n हमेशा इंटीजर होगा। और अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है जो कि e के बराबर होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होता है, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो, 150 इलेक्ट्रॉन हो, उस पर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, हमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है या जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया, उससे हमें टोटल चार्ज का पता चल जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही हमारा Q = Ne हमारा जो है, यही क्वांटाइजेशन की स्टेटमेंट है या इक्वेशन। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए चार्ज, जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, हमें यह बताता है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक पास रखते हैं तो उन दोनों में चार्जेस का ट्रांसफर पॉसिबल, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट जिसपे 10 कूलम का चार्ज था, दूसरा जिसपे 8 कूलम का चार्ज था, तो दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर हुआ और दोनों पे 9 कूलम का चार्ज हो गया। तो अगर आप देख सकते हैं तो पहले भी 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन थे, 18 कूलम का चार्ज था, 18 कूलम का चार्ज था, और जब दोनों में बराबर हो गए तो भी 18 कूलम का चार्ज हो गया। तो यहां पर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बताता है कि जो चार्ज है वो ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। यानी ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप चार्ज को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, खाली आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जो चार्ज है उनका खाली ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज 10 कूलम का था, अब वो 5 ही कूलम का बचा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 कूलम का चार्ज जो नहीं मिल रहा बॉडी पर वो डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 5 कूलम का जो चार्ज है वो किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो चुका है। यही हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पता चलता है। तो चार्जेस के बारे में हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया। अब मैं जो आपका नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा वो होगा कूलम्स लॉ के ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू।